आज हम लोग देखेंगे माइटोसिस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग एमाइटोसिस के बारे में पढ़ चुके थे, यानी सेल डिवीज़न का पहला टाइप था एमाइटोसिस, जिसको हम लोग कहते थे बाइनरी फिजन भी। हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुके थे। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 में होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? तो इसको हम लोग बताए हुए थे कि माइटोसिस का दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन याद रहेगा। क्या कहते हैं? माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है? इक्वल डिवीजन। अर्थात इसके अंदर जो है, जैसे यदि एक सेल है, क्या है? एक सेल है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है, यदि क्रोमोसोम्स का नंबर डैप्लॉइड में अर्थात ह्यूमन केस ले लेते हैं तो 46 अगर रहता है, तो इससे जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो दोनों का दोनों में आपको सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम। अर्थात इसका भी 2n बराबर 46 होगा और इसका भी 2n बराबर 46 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पेरेंट सेल में जो है जितना क्रोमोसोम है, उसके डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है? पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम्स है, उसके डॉटर सेल्स में भी उतना ही क्रोमोसोम होगा। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में लिखना है, माइटोसिस के बारे में, और इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से, किस प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीटेड होता है। ठीक है? तो लिखिए डैश दे करके। तो इसमें एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए और एकदम सही तरीके से समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ का सिर्फ क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है और वो 2 सेल से फिर पुनः 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 इस तरह से बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल होता है, सेल का डिवीज़न, तो इसमें सेल का डिवीज़न होता है बट क्रोमोसोम्स नंबर का डिवीज़न नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। जितना क्रोमोसोम नंबर इसमें हो उतना ही क्रोमोसोम नंबर इसमें भी होता है। तो यही है माइटोसिस का प्रोसेस। अब माइटोसिस का प्रोसेस तो ये तो जाने एक सेल से 2 सेल बन गया, लेकिन ये 2 सेल बनने में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक है? तो लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा, इट इज़ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, हेडिंग दे दीजिए, और पॉइंट में लिखिए हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम पहले, और लिखिए इट इज़ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा दैट प्रोसेस in which chromosomes number of parent cell equal to the daughter cell, then it is called as mitosis. लिख लिए? Then it is called as mitosis. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा माइटोसिस इज कंप्लीटेड into following steps. माइटोसिस इज कंप्लीटेड into following steps. कौन कौन सा स्टेप होता है तो वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है? तो फिगर बना लीजिए और हिंदी मीडियम लिखिएगा, यह कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है। यह कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका में, इसमें गुणसूत्र की संख्या और जनक कोशिका, इसमें गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका में और उसके संतति कोशिका में एक समान होता है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक समान होता है या बराबर होता है, बात एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, यह निम्न
चरणों में या निम्न चरणों में संपन्न होता है, या निम्न चरणों में संपन्न होता है, संपन्न होता है। लिख लिए? तो इसको मिटाते हैं, इसको जल्द से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो ये किस किस प्रोसेस में परफॉर्म होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे तो हम लोग एक ही साथ ऑल फिगर्स को देख लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये किस किस प्रोसेस में कंप्लीटेड होता है तो पहले सबसे पहले सबों को लिखिए। नंबर 1 का नंबर फर्स्ट जो होता है ये देखिए, ऐसे इसके अंदर ऐसे लिख देंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर दीजिए, नंबर बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला है इसका प्रोसेस क्या, पहला न्यूक्लियस का एक सेल से 2 सेल बनने के लिए पहले एक ही सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। पहला प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। बताए थे काइनेसिस का मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन या डिवीजन करके फॉर्मेशन होना। किसका, कौन डिवीजन करके फॉर्मेशन होना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो करके 2 सेल का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। और इसमें 2 केंद्रक डिवीजन करके, 2 न्यूक्लियस डिवीजन करके क्या होना, डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो दोनों प्रोसेस लिख लिए सब लोग। हम एक मिटाते हैं, 1 नंबर हेडिंग देंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ही बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो माइंड कंसंट्रेट करके सभी बच्चे ध्यान दीजिए। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर जैसे कोई एक सेल है, क्या है, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस कितना है, 1 है। न्यूक्लियस कितना है, 1 है, ठीक है। एकदम फ्रेश रूप से समझना है कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर कितना है, 1 है। और ये पेरेंट हम लोग अगर लिख सकते हैं पेरेंट सेल भी या पेरेंट न्यूक्लियस भी, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस, ये जो अभी न्यूक्लियस देख रहे हैं ये कौन सा न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस। अब ये पेरेंट न्यूक्लियस से क्या होता है, जब इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करता है, क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा तो इससे एक ही सेल के अंदर यूनिसेलर ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा, न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा 2। तो ये हो गया, दोनों कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस। कोई दिक्कत है? तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, अर्थात केंद्रक का विभाजन। इसमें केंद्रक के विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक का निर्माण होता है, विभाजन कहिए या निर्माण कहिए, तो 2 केंद्रक का निर्माण होता है। और उसके बाद इसी फॉर्मेशन प्रोसेस को ही हम लोग कह देते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन लगता तो बहुत सिंपल है कि 2 केंद्रक बन गया, लेकिन ये बहुत अलग अलग प्रोसेस में बनता है। तो किस किस प्रोसेस के माध्यम से दोनों केंद्रक अलग अलग होता है और इसके अंदर का क्रोमोसोम्स, तो वो हम लोग देखेंगे। अगर कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म हो रहा है तो इसका एग्जांपल भी लेना होगा, कौन सा, यूकैरियोटिक सेल लेना होगा, कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही लेना होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, तो उसको हम लोग ले करके चलेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके अंदर क्या क्या होता है तो वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आप तो ये तो जानते हैं कि इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्या, क्रोमोसोम्स। क्या रहता है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखिए, अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम इस प्रकार से अगर नॉर्मल स्टेज में कहा जाए तो इस स्टेज में रहता है क्रोमोसोम्स, ठीक है, इस स्टेज में रहता है। तो पता नहीं चलता है, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। क्या हो गया, क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम, पूरे को कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम के बीच में जो गोलाकार संरचना दिख रहा है वो कहलाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोमियर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स के अंदर,
टू क्रोमेटिड्स प्रेजेंस रहते हैं। क्या रहते हैं? टू क्रोमेटिड। तो जैसे ही ये आगे की ओर न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, यानी ये अभी नॉर्मल स्टेज में है, तो इस रूप में इसके अंदर क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर दो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाएगा, तब इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम दिख रहा है वो दो धागा के रूप में दिखेगा, ऐसे एकदम फ्रेश रूप से। क्या दिखेगा? दो धागा के रूप में, और इसके अंदर फ्रेश रूप से दिखेगा इस तरह से, क्या? न्यूक्लियोसोम। अर्थात ये हो गया दो क्या? क्रोमेटिड। क्या हो गया? क्रोमेटिड। इसका क्या नाम है? क्रोमेटिड। और इसका नाम है क्या? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है। तो यही चीज़ें होती है किसके अंदर? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। अगर न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, अगर ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिल जाएगा, तो इस तरह से अगर क्रोमोसोम है तो वो इक्वल डिवीज़न करके वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम रहता है, जो क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड्स के माध्यम से, टू क्रोमेटिड जिसके अंदर होता है, और दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं किसके माध्यम से? क्रोमेटिड के माध्यम से। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। और कुछ नहीं है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के अंदर। भले ही कैरियोकाइनेसिस किस किस फॉर्म में रहता है तो वो हम लोग आगे स्टेप में समझेंगे। तो दिमाग में सेट करके रखना है, अगर नॉर्मल सेल स्टेज है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो टू क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइंटेड ही रहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है। जो किससे जुड़ता है? सेंट्रोमियर से। अब जैसे ही इसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होने लगता है तो उस समय दोनों क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। अलग होता है तो इस तरह से फ्रेश दिखता है। ये भी क्रोमोसोम ही है, क्रोमोसोम। ठीक है। तो इसके अंदर दोनों क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से, क्रोमेटिड क्या है? तो जो एक क्रोमोसोम्स का यानी एक गुणसूत्र का निर्माण करता है, और वो भी बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ करके। ठीक है। तो उसमें दो धागा जो दिखता है एकदम पतला पतला रेशेदार नुमा धागा, ऐसे तो ये सिंपली तरीके से अगर 40 माइक्रोस्कोप में 40 पर देखें आप, तो आपको ये दिखेगा कितना? इस तरह के स्टेज में ये 40 पर देखिएगा तो अलग भी कुछ कुछ दिखाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ज़्यादातर जो है क्रोमेटिड भी दिखने लगता है अलग अलग होकर के। ठीक है। और कुछ कुछ स्टेज में जो है आप अगर देखिएगा तो 40 पर भी दोनों क्रोमेटिड अलग अलग दिखेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर विजन होता है, कि क्लियर विजिबल होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में। ठीक है। वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादातर। तो इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए और लिखिए इसके बारे में। ठीक है। लिखिएगा पॉइंट में, दैट प्रोसेस इन विच a parent cell formed two nucleus or nuclear division, then it is called as karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में each chromosome has contain two chromatids. Each chromosome has contain two chromatids which is associated with centromere। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट इज़, या तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैरियोकाइनेसिस आर परफॉर्म्ड following stages। कैरियोकाइनेसिस आर परफॉर्म्ड फॉलोइंग स्टेजेज। तो क्या क्या फॉलोइंग स्टेजेज है हम अभी लिखाएंगे, फिगर आप लोग बनाइए, हिंदी मीडियम लिखिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक केंद्रक से दो केंद्रक, एक केंद्रक के विभाजन से लिखिएगा, सॉरी,
वह प्रक्रिया जिसमें एक केंद्रक के विभाजन से दो केंद्रक का निर्माण, एक केंद्रक के विभाजन से दो केंद्रक का निर्माण होता है, दो केंद्रक का निर्माण होता है, तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से, प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं, दो क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर के माध्यम से, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आपस में सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जो आपस में सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं। लिख लिए। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए, जो नहीं नोट कर पाए वो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा और सही से नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, यह निम्न प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है, यह निम्न प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। कौन? कैरियोकाइनेसिस। यानी केंद्रक का जो विभाजन हो रहा है वो कितने स्टेजेज में होते हैं या कितने चरणों में या कितने प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो वो उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, सबसे पहला है प्रोफेज। पहला क्या है? प्रोफेज। ठीक है। एकदम अभी इसके अंदर कुछ नहीं देना है, सिर्फ स्टेज याद करना है। पहला है प्रोफेज। फेज, प्रो मैंने पहले, फेज मैंने अवस्था। ठीक है। सबसे पहला अवस्था प्रोफेज। दूसरा जो आता है वो है मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज। ये माइटोसिस है, याद रखिएगा, इसीलिए इसमें डायरेक्ट फेजेज आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरा आएगा एनाफेज, और चौथा है इसके अंदर टीलोफेज। ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारे पास जो है 4 फेजेज हैं, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेज। एकदम दिमाग में सेटअप कर लेना है कि माइटोसिस के अंदर किसी भी सेल में अगर केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो वो 4 चरण में, अर्थात 4 स्टेप में परफॉर्म होगा। कितने स्टेप में? 4 स्टेज में। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। हम लोग तो इससे पहले जितना भी पढ़े सिंपली तरीके से देखे कि एक सेल जो है वो 2 सेल बनाया, जिसके अंदर एक सेल के अंदर एक केंद्रक और दोनों सेल के अंदर दोनों अलग अलग केंद्रक बन गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये सिंपल जो हुआ ये कैसे हुआ? तो ये जो है कौन कौन से स्टेज में एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, एक केंद्रक एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्म्ड होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोफेज। तो इसको मिटाते हैं, 4 स्टेज आप लोग लिख लीजिए सही तरीके से। आप लोग को लिखा चुके हैं कि कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म इन फॉलोइंग स्टेजेज, या तो नेक्स्ट पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट में जो भी लिखाए हैं तो उसको सही तरीके से लिख लीजिए कि कितने स्टेज में हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। 4 स्टेजेज में। दिमाग में सेट कर लीजिए कितने स्टेजेज में? 4 स्टेजेज में। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज है। इसमें सिंपली तरीके से वर्ड में ही लिख दिया है। सब में जितना भी फेज है, फेज में अवस्था होता है, स्टेज, फेज में अवस्था। ठीक है। दिमाग में फिट कर लेना है। बाकी पहले जो लिखा हुआ है वो है प्रोफेज। प्रो मतलब सबसे पहला अवस्था जिसमें गुणसूत्र नॉर्मल स्टेज में रहता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनता है। प्लेट मतलब कहा जाए तो गुणसूत्र जो है ना एकदम ऐसे ट्रांसवर्स प्लेट के रूप में आ जाता है, प्लेट। और एनाफेज, एना माने होता है दोनों अलग होना। ठीक है। तो एनाफेज में धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से क्रोमोसोम अलग होने लगता है। और टीलोफेज में जो है धीरे धीरे क्रोमोसोम सेपरेट करके और साइटोप्लाज्म सेपरेट होकर के तब जा कर के आगे की ओर परफॉर्म होने लगता है साइटोकाइनेसिस, और उसके माध्यम से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके अंदर? टीलोफेज के अंदर। यानी टीलोफेज में ही साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज भी 2 स्टेजेज में होता है, एक अर्ली टीलोफेज और दूसरा लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिससे कि 2 सेल का अंदर में ही निर्माण हो जाता है, लेकिन वो दोनों अलग नहीं होता है। जब
लेट टीलोफेज आता है तब उसमें कंप्लीट रूप से 2 सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इतने चरण में देखेंगे। हम लोग ये मोटा मोटी समझाए चारों के बारे में, अब एक एक के बारे में डिटेल्स पढ़ाई करेंगे। तो इसको मिटाते हैं चारों को, और पहला हम लोग स्टेप देंगे मेटाफेज। क्या देंगे? मेटाफेज। इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ये सॉरी, पहले मेटाफेज नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज। ठीक है, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिए प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में तो सबसे पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस का। तो इसका मतलब है कि पहले हम लोग को सेल का स्ट्रक्चर दिखाना होगा। किसका? सेल। तो हम एक सेल बनाएंगे। कौन सा सेल? एक सेल बनाएंगे जो सेल कहलाएगा पेरेंट सेल, क्योंकि कोई ना कोई पेरेंट तो लेना पड़ेगा ना जिसके अंदर की 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो, अर्थात 2 सेल का बने। तो हम लोग लिए कौन सा सेल? पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल के, और पेरेंट सेल के साथ साथ ये कैसा सेल लिए? यूकैरियोटिक पेरेंट सेल। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल, यानी पेरेंट सेल ही है, लेकिन किस प्रकार का पेरेंट सेल है? प्रोकैरियोटिक नहीं है। कैसा है? यूकैरियोटिक। हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। तो क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोफेज है वो पहला हम लोग यूकैरियोटिक में देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक में जो है सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेल में जब हम पढ़ाए हुए थे कि व्हाट इज़ साइटोलॉजी, उसी वक्त जो बच्चे वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं सेल का, तो वो पीछे भी जा कर के देखें। और अगर सभी बच्चे चाहते हैं कि कंप्लीट रूप से साइटोलॉजी का जो सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, ये सब कंप्लीट रूप से पूरा आपको स्टेजेज मिलते रहे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे भी भेजते रहिएगा ताकि दूसरों को भी ये सहूलियत हो जाए। क्योंकि साइटोलॉजी जो है बेस है पूरे बायोलॉजी का। याद रखिए, इसकी पढ़ाई बहुत कम टीचर कराते हैं, जो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत नगण्य मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि इसमें समझा जाता है कि सिंपली तरीके से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके अंदर कितना प्रोसेस है ये आप लोग को पता अब चलेगा, और कितने स्टेजेज हैं और क्या क्या संरचना है, जिससे कि एक न्यूक्लियस के बाद तब 2 न्यूक्लियस बनता है। हम लोग तो एकदम तुरंत कह देते हैं एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाता है। जी नहीं, इतना आसान नहीं है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तुरंत बन जाना। वो उसमें समय लगता है और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें चूँकि क्रोमोसोम्स नंबर तो नहीं बदलता है, क्रोमोसोम नंबर उतना का उतना ही रहता है। ये माइटोसिस के फेजेज में, जिसका पहला फेज है प्रोफेज, इसमें हम लोग एक पेरेंट सेल बना रहे हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स है। और यूकैरियोटिक सेल अगर लिए तो इसका मतलब ही है कि हम आप लोग को बता चुके हैं पिछले एक वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लें। तो हम लोग क्या देखें कि सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिए, हमारे देश के भविष्य बोर्ड पर माइंड कंसंट्रेट करके रखिए। क्या लिखा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे जब चलते हैं तो इसके अंदर मिलता है क्या? साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में 2 ऐसे गोलाकार संरचना जो है आपको जुड़ा हुआ ऐसे मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर गौर करके देखते हैं या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर गौर करके देखते हैं, तब इसके साइटोप्लाज्म में एक ही जगह दोनों रहेगा। अभी नॉर्मल स्टेज में एक ही जगह रहता है, ये दोनों अलग अलग होगा। कैसे? तो आपको अभी बताएंगे। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। दिमाग में सेट करके रखिएगा। सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, सब अलग अलग बातें होती है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। याद रहेगा, इन दोनों को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही सेंट्रियोल लिखा जाता है, याद रखना होगा। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में ही क्या है? सेंट्रियोल। और उसके बाद जब नीचे चले आते हैं तो इसमें हमको मिलता है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी एकदम माइंड कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि अब जो है अलग जब स्टेजेस चलेंगे तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जब जाते हैं तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्या? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमैटिड से जो एक क्रोमोसोम बनता है, जो अभी आप पीछे देख चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है,
और इस क्रोमेटिन नेटवर्क के इंड पोजीशन पर एक गोलाकार संरचना दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? इनिशियल लेटर कैपिटल दे सकते हैं, ज़्यादातर याद रखना है, न्यूक्लियोलस याद रहेगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार संरचना जो दिखता है वो कहलाता है क्या? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म भरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक पेरेंट सेल का स्ट्रक्चर देखें जो आगे क्या करेगा? प्रोफेज में प्रवेश करेगा। किस फेज में? प्रोफेज। तो प्रोफेज में प्रवेश करने के लिए एक पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो नेटवर्क जाल में होता है और उसके साथ साथ धीरे धीरे वो आगे की ओर जो है सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। जब ये क्रोमोसोम धीरे धीरे पहले तो उलझाया हुआ रहेगा, नेटवर्क यानी जालवत रूप में रहेगा, और धीरे धीरे जब उलझा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद सारा क्रोमोसोम जो है क्या होगा? एक धागा के रूप में बनेगा। किस रूप में बनता है? धागा के रूप में। तो जब जैसे ही धागा के रूप में दिखने लगेगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रोफेज। क्या कहेंगे? प्रोफेज। अभी तो ये पेरेंट सेल है, इसको जल्द से उठा सब लोग नोट कर लीजिए या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सही से देख लीजिए इसको, जल्द से शॉर्ट स्क्रीन या मोबाइल या लिख लीजिए, जल्द से फिगर बना लीजिए, दोनों मीडियम। अभी हम इसके बारे में लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये ओनली जो है नॉर्मल स्टेजेस का सेल का है फिगर, और सेंट्रियोल थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो था आप लोग को वो उसके बारे में आगे की ओर समझाते हैं क्या होता है सेंट्रियोल और क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, बहुत अहम रोल होता है सेंट्रियोल का जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अब आगे का स्टेज में आप क्या कीजिएगा तो थोड़ा सा एरो का निशान ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, वही सेल पेरेंट सेल के नीचे जो है एरो का निशान दे दीजिएगा। और आगे के स्टेज का हम लोग देखते हैं कौन सा? अब वो स्टेज आएगा जिसका हमको इंतज़ार था, यानी प्रोफेज का। कौन सा? प्रोफेज। जैसे ही पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम धीरे धीरे सेपरेट होगा, क्या होगा? सेपरेट होगा। तो सेपरेट होने के बाद धीरे धीरे उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो न्यूक्लियस था उसके अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो धीरे धीरे डिसअपीयर कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिसअपीयर कर जाएगा। जैसे ही डिसअपीयर करेगा तो उसका ऑल प्रोटोप्लाज्म फिर से फ्री हो जाएगा और उसके अंदर जो क्रोमोसोम नेटवर्क में था यानी जाल रूप में था वो धीरे धीरे सेपरेट होकर के एक स्टेज में आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो उसके अंदर दो सेंट्रियोल था, यहाँ दिख रहा था सेंट्रियोल नाम लिखे थे, वो सेंट्रियोल सेल, कोई भी सेल के अंदर दो पोल होता है, एक वेजिटल पोल और एक एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। ठीक है, तो दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। तो दोनों पोल की ओर यानी दोनों ध्रुव की ओर, ध्रुव पोल माने ध्रुव, तो दो ध्रुव है किसी भी सेल का, दो ध्रुव। तो एक ध्रुव में जो है एक सेंट्रियोल आ जाता है और दूसरे ध्रुव में दूसरा सेंट्रियोल आ जाता है। ठीक है, माइंड कंसंट्रेट करके देखिए, ये दोनों जो है सेंट्रियोल पेरेंट सेल में एक ही जगह रहता है, लेकिन जैसे ही प्रोफेज आना स्टार्ट होता है तो दोनों एक दूसरे से इधर से और इधर दोनों दो ध्रुव में मूव करने लगता है एंटी पोलर में, यानी एंटी पोलर में, यानी ये अलग और वो अलग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज जैसे ही होता है तो इससे धीरे धीरे निकलने लगता है एकदम रेशेदार संरचना जो जुड़ जाता है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ जाता है? सेल मेम्ब्रेन से। ये देखिए ये दोनों संरचनाओं से निकल जाते हैं और इस तरह से जुड़ जाते हैं और इस धागा को हम लोग कहते हैं क्या? एस्ट्रल रेज। याद रखना है, जो न्यूक्लियोलस ये सेंट्रियोल से जो यानी फिलामेंट या एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकला हुआ है उस संरचना को जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्पिंडल। ये स्पिंडल फाइबर आगे निकलेगा, इसको कहते हैं एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज ध्यान से देखिए। अब जो है धीरे धीरे एस्ट्रल रेज और ये जो सेंट्रियोल है इसका क्या नाम है? अब देखिए सेंट्रियोल यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दोनों जगह जो सेंट्रियोल है ये धीरे धीरे जो है आगे की ओर क्रोमोसोम्स का निर्माण करेगा। तो क्रोमोसोम जो दो भाग में सेपरेट होगा इस तरह से, ये देखिए ये क्रोमोसोम सेपरेट होने लगा और क्रोमोसोम जो है एक धागा के रूप में दिखने लगा। और जानते हैं जब एक धागा के रूप में क्रोमोसोम दिखेगा तो उसके अंदर क्या होगा? एक सेंट्रोमियर होगा जो दोनों आपस में जुड़ा रहेगा। ये देखिए ये हमारा भी एक नॉर्मल स्टेज में क्रोमोसोम,
ठीक है। ये है क्रोमोसोम जो धागे के रूप में एकदम फ्रेश रूप से दिखने लगता है। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर जो है धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आकर के जुड़ जाता है, और इस अपोजिट वाले से भी जो है स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, एकदम ज़्यादा कोई इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जानते हैं प्रोटोप्लाज्म रहेगा ही। तो क्या क्या संरचना हो गया, एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से ही दो धागा जो बना, ये धागा का नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर। दिमाग में सेट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब नाम, क्योंकि नाम सब लोग नहीं जानते हैं। जब आप लोग पूछिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं कि जो सेंट्रियोल से निकलता है, जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ता है, उस धागा को हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज, और जो क्रोमोसोम से जा कर के जुड़ता है उसको कहते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर। और सेंट्रियोल से ये दोनों धागा निकलता है, और इसके बाद जो है ये धागा की वजह से दोनों हाले जितना भी क्रोमोसोम नेटवर्क फैशन में था सबको एक दूसरे से खींच करके एकदम स्टेबल कर दिया। क्या कर दिया, स्टेबल, यानी एक धागा के रूप में अरेंज्ड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ये हमारा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम है किस रूप में, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल स्टेज में जब देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड में ही दिखेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके बीच में है क्या, सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर। बात समझ रहे हैं सब लोग, क्या है इसके अंदर, सेंट्रोमियर। तो ध्यान से और माइंड कंसंट्रेट करके देख लीजिए कि प्रोफेज स्टेजेज जो होंगे उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा ज़्यादा कोई फंक्शन में नहीं रहेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारा क्रोमोसोम है, बहुत सारा टुकड़े में क्रोमोसोम रहता है, इधर भी टुकड़ा में है, इधर भी टुकड़ा में है, इधर भी टुकड़ा में है, इधर भी इस तरह से इसको ये धागा निकालता है, इधर से और धागा ये निकलेगा और धागा निकालेगा। लेकिन हम लोग को एकदम सेपरेशन के द्वारा देखना है कि यहाँ जो क्रोमोसोम है इस तरह से सेपरेट होना स्टार्ट किया। क्योंकि सबको हम लोग क्यों दर्शाएंगे, हम लोग एक एक दो को दर्शा रहे हैं कि इस तरह से जो है, लीजिए एक दो और दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, बहुत सारा सेपरेट हो रहा है। इसके अंदर एक ही दो क्रोमोसोम नहीं बल्कि बहुत सारा क्रोमोसोम इस तरह से क्या होगा, सेपरेट होगा, और सब में वही फंक्शन रहेगा। हम लोग एक एक करके हम लोग एक एक क्रोमोसोम देखेंगे। इस तरह का टुकड़े वाला क्रोमोसोम इस सेल के अंदर बहुत सारा है, क्योंकि जहाँ पे एकदम पूरा जालनुमा संरचना में क्रोमोसोम था वहाँ छोटा छोटा टूट करके छोटा छोटा संरचना बनाया है। तो बहुत सारा इसके अंदर बिखरा पड़ा है और बहुत सारा जितना बिखरा पड़ा रहेगा उतना स्पिंडल फाइबर निकाल करके सेंट्रियोल उतना स्पिंडल फाइबर निकाल करके क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा, यानी स्टेबल कर देगा। किसके अंदर, सेल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों एक साथ डिसअपीयर कर गया है, और क्रोमोसोम नेटवर्क फैशन में जो था वो फ्री होकर के धीरे धीरे स्टेबल होने लगा, एक धागे के रूप में दिखने लगा। ठीक है, तो इसको जल्द से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसके बारे में जल्द से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बारे में अभी हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, संरचनाएं। लिख लिए सब लोग, तो लिखिए पॉइंट में, इंग्लिश मीडियम पहले लिखिएगा। इन दिस स्टेज जो बोले एकदम वही लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है। इन दिस स्टेज nucleus and nuclear membrane are disappeared and both centrioles are arranged in at opposite pole। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा एस्ट्रल रेज। नेक्स्ट पॉइंट में एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर
एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर आर appeared from each centriole लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा in this prophase each chromosome is arranged in a single stranded structure। तो ये था प्रोफेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में और लिखना है कि इन पेरेंट सेल न्यूक्लियस आर present in which chromosomes are present in network fashion। Then this chromosome is also called as chromatin network। लिख लिए क्रोमैटिन नेटवर्क। हिंदी मीडियम लिखिएगा। पॉइंट में लिखिए, पहले पेरेंट सेल के बारे में लिखना है। पेरेंट सेल में गुणसूत्र जालवत रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। लिख लिए, क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में पेरेंट सेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पेरेंट सेल आगे की ओर प्रोफेज में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण केंद्रक झिल्ली केंद्रिका या केंद्रक नष्ट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, लेकिन सारे गुणसूत्र सुलझकर यानी अरेंज हो जाता है, सुलझकर एक दूसरे से सेपरेट होकर के। लेकिन सारे गुणसूत्र सुलझकर एक एक धागे के रूप में दिखाई देते हैं। एकदम सारे गुणसूत्र एक एक धागे के रूप में दिखाई देते हैं, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दोनों सेंट्रियोल प्रोफेज में विपरीत ध्रुव में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा प्रत्येक सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर तथा प्रत्येक सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज तथा स्पिंडल फाइबर विकसित होने लगते हैं।
तथा प्रत्येक सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर, एकदम बोर्ड पर सही तरीके से लिखा हुआ है, एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर विकसित होने लगते हैं, लिख लिए। तो चलिए, ये था आज हम लोगों का प्रोफेज के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ बगल में पूजा पाठ होने लगा तो इसके कारण से थोड़ा क्लाउड होगा, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे और भी है, मेटाफेज है, ठीक है, एनाफेज है और टीलोफेज है। तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तीनों स्टेजेस के बारे में कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा है। अभी न्यूक्लियस तुरंत 2 न्यूक्लियस नहीं बनेगा, क्योंकि पहले क्रोमोसोम बनेगा, तब धीरे धीरे न्यूक्लियस फिर से बनेगा, ठीक है, तब जा करके लास्ट में 2 सेल बनेगा टीलोफेज में। तो हम लोग अभी सिर्फ इसके अंदर देखे कि गुणसूत्र जो केंद्रक के अंदर पूरा उलझा हुआ था, वो धीरे धीरे सुलझ करके 2 धागा एकदम सही तरीके से 2 फाइबर्स के रूप में हमको दिखने लगा, 2 धागा दिखने लगा। और 2 धागा जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है, और वो भी सेंट्रियोल से निकला, और सेंट्रियोल भी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, किससे, एस्ट्रल रेज से, यानी एस्ट्रल रेज से, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेज नहीं लिखा है, क्योंकि ये सब एकदम साफ रूप से दिख रहा है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए आज प्रोफेज तक, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रोफेज के बाद, जो नेक्स्ट है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इन 3 फेज को लेकर के आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात कल के वीडियो में। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ते रहिए, और कोई भी बच्चे भूलिए नहीं कि आप लोग अगर रेगुलर क्लास यूट्यूब पे चाहते हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से इसी तरह से पढ़ते रहें और बेहतर तरीके से, तो शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेहतर से बेहतर ज़रूरतमंदों को, स्टूडेंट्स को पहुँचाएँ, ताकि ये आप लोग को 11, 12 और बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि CBSE हो, ICSE हो और मेडिकल हो, उन सबों में ये काम आएंगे। वहाँ एकदम सब जगह आपको हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ BSc के 11, 12 के प्रैक्टिकल में, PG के प्रैक्टिकल में, सब जगह आपको एकदम हूबहू यही पे पढ़ाई करनी होगी। एकदम सब कुछ यही लेवलिंग डायग्राम आपको देना है, एकदम कुछ नहीं है इसके अंदर। जो चीज़ें हैं PG तक, PhD तक, ये माइटोसिस, मियोसिस, यही काम आएगा एकदम। हमेशा एक बार याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर माइटोसिस, मियोसिस के लिए फ्री हो जाइएगा, क्योंकि हम जो है ना लेवल PG तक एकदम टोटल जो है ऑल टू ऑल पॉइंट डिस्क्राइब कर देंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियोस।